आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई बुक और ई नोट्स के रूप में सटीक, प्रामाणिक, विश्लेषित और व्याख्यात्मक विषय वस्तु को पढ़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि इसे डाउनलोड कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का संस्कृत सरस्वती परिवार में। मैं रामकुमार शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, व्यंजन संधि की चर्चा के बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं विसर्ग संधि की। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें विसर्ग को कोई संधि कार्य किया जाए, यानी विसर्ग जो नामक वर्ण हमने अयुग्वाह में पढ़ा है, उस विसर्ग के स्थान पर यदि कोई संधि कार्य किया जाएगा तो बताइए उसका नाम ही क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। संधि शब्द चूंकि संस्कृत भाषा में पुल्लिंग में व्यवहार रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि कहलाती ही की जगह हम कई बार कहलाता ही बोलेंगे। अब हम बोलचाल की भाषा में व्यवहार में हिंदी के समान बात करते हैं, इसलिए विसर्ग संधि कहलाती है, ऐसा कह दूं तो भी कोई दिक्कत है नहीं है। बात करें साहब परिभाषा क्या है, तो विसर्ग संधि का अर्थ हो जाएगा कि विसर्ग के बाद में किसी भी स्वर या व्यंजन के रहने पर, क्योंकि आप सबको पता है कि प्लस से पहले आपको क्या मिलेगी? विसर्ग, और विसर्ग के बाद में हमेशा आपको क्या मिलेगा? कोई ना कोई वर्ण। अब वो वर्ण आपका या तो स्वर वर्ण होगा या फिर कोई ना कोई आपका व्यंजन वर्ण होगा। तो जब हम विसर्ग के बाद किसी स्वर विशेष के रहने पर या विसर्ग के बाद किसी व्यंजन विशेष के रहने पर विसर्ग शब्द के स्थान पर जब कोई संधि कार्य करते हैं, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण के रहने पर जब हम विसर्ग के स्थान पर कोई संधि कार्य करते हैं, इसी का नाम विसर्ग संधि हो जाता है। नंबर एक बात। दूसरी बात याद रखिएगा साहब, विसर्ग से पहले हमेशा आपको क्या मिलेगा? स्वर मिलेगा। दूसरी बात, अच्छा स्वर क्यों मिलेगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमेशा विसर्ग और अनुस्वार स्वर का अनुसरण करके आती हैं, इसलिए जहां जहां विसर्ग मिलेगी उससे पहले 100% आपका कौन मिलेगा? स्वर मिलेगा, क्योंकि विसर्ग हमेशा किसके आश्रित होती है? स्वर के आश्रित होती है। तो जहां जहां आपको विसर्ग संधि का कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिलेगा, वहां वहां विसर्ग से पहले हमेशा क्या मिलेगी? मिलेगा स्वर, क्योंकि विसर्ग वास्तव में किसके आश्रित होती है? स्वर के आश्रित होती है। जहां जहां विसर्ग देखोगे उसके आगे हमेशा आपको स्वर मिलेगा, क्योंकि वास्तव में विसर्ग किसके आश्रित होती है? स्वर के आश्रित होती है। चलिए साहब, तो आगे मिलेगा हमेशा स्वर। कुछ विशेष स्वरों के आगे रहने पर भी विशेष कार्य होंगे, लेकिन मोटी बात हम कहेंगे तो विसर्ग के बाद में किसी स्वर के रहने पर, विसर्ग के बाद किसी व्यंजन वर्ण के रहने पर, विसर्ग के स्थान पर यदि हम संधि कार्य करते हैं तो वो आपके सारे के सारे प्रोग्राम विसर्ग संधि के कहलाते हैं। अब विसर्ग के स्थान पर कभी र बनाने का काम होगा, कभी स बनाने का काम होगा, कभी उ बनाने का काम होगा, कभी बेचारे विसर्ग का लोप ही कर दिया जाता है। इस प्रकार से मोटे मोटे हमसे कोई पूछे कि बताइए विसर्ग में, विसर्ग संधि में विसर्ग को कितने कार्य मुख्य किए जाते हैं, तो याद रखना विसर्ग संधि के प्रसंग में विसर्ग को 5 मुख्य कार्य किए जाते हैं। विसर्ग संधि में कितने मुख्य काम हम करने वाले हैं? हमसे कोई पूछे कि विसर्ग संधि में कितने मुख्य कार्य किए जाएंगे, तो विसर्ग संधि में 5 मुख्य कार्य किए जाते हैं। कितने? 5 कार्य हम करेंगे। मोटे मोटे यदि हम बात करें तो 5 कार्य करेंगे। मैं यहाँ विसर्ग नाम केवल विसर्ग के नाम से ही ले रहा हूं, क्योंकि विसर्ग संधि में तो हकीकत में 2 संधियां हम पढ़ेंगे, विसर्ग संधि और एक हम पढ़ेंगे स्वादि संधि। और विसर्ग संधि केवल विसर्ग के स्थान पर स बनाने के प्रसंग में लागू होती है। बाकी जितने भी आप रुत्व, उत्व, लोप आदि कार्य करते हो ना, वो सब स्वादि संधि के ही भेद होते हैं। चलिए साहब पढ़ते हैं। सबसे पहला कार्य कहते, सामान्य भाषा में पढ़ रहे हम, सबसे पहला कार्य हम करेंगे विसर्ग के स्थान पर स बनाने का। अब बताइए विसर्ग के स्थान पर जहां जहां आप स बनाएंगे तो संधि का नाम ही क्या हो जाएगा सर आपका? जहां स बनाओगे वहां संधि का नाम सत्व संधि हो जाएगा। तो पहला कार्य आप करेंगे विसर्ग के स्थान पर क्या बनाने का? स बनाने का। जहां जहां विसर्ग के स्थान पर आप स बनाओगे, फिर बताइए संधि का नाम ही क्या हो जाएगा? सत्व संधि हो जाएगा। तो एक संधि का भेद आप पढ़ेंगे, एक संधि का कार्य आप पढ़ेंगे। कभी कभी जहां जहां हमें विसर्ग मिले, कई विशेष परिस्थितियों में हम विसर्ग के स्थान पर सब कहां बनेगा वो तो आगे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम ये सीख रहे हैं कि साहब इस प्रकार से काम होता है। तो बताओ सर विसर्ग का आपने क्या बनाया? विसर्ग के स्थान पर आपने स बनाया,
तो जहां स बनाओगे फिर वो आपकी संधि क्या हो जाएगी, सत्व संधि हो जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा कि नमः प्लस ते, कुछ व्यावहारिक उदाहरण है जो आपने नहीं पढ़े तो भी आपको आ जाएंगे। नमः प्लस ते बराबर, बताइए सर विसर्ग के बाद में ते के रहने पर विसर्ग के स्थान पर कौन सा कार्य आप करते हैं, स बनाने का, और आपका ये पद क्या बन जाता है, नमस्ते। तो कहीं कहीं तो विसर्ग के स्थान पर हम स का कार्य करेंगे, लेकिन कभी कभी हम विसर्ग के स्थान पर स नहीं करते हैं। कभी कभी हमको मिलेगा विसर्ग और वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो होता है किसी पद के अंत में स, और उस पद के अंत में रहने वाले स को या विसर्ग को हम बनाते हैं सर रू, जिसमें बसता क्या है, हकीकत में र बसता है। ये दूसरा काम आप विसर्ग संधि के प्रसंग में करते हैं, यानी विसर्ग के स्थान पर कभी कभी किसकी आवाज आएगी, र की आवाज आएगी। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे तब विशेष पढ़ेंगे कि पद के अंत में पाए जाने वाले स के स्थान पर रू होता है, पर हम थोड़ा व्यावहारिक पढ़ रहे हैं। तो सर विसर्ग के स्थान पर कभी कभी रू का कार्य किया जाएगा। बताइए रू का काम करोगे तो संधि का नाम ही क्या हो जाएगा, रुत्व विसर्ग संधि। तो एक आपकी सत्व विसर्ग संधि है, एक आपकी दूसरी हो जाएगी दूसरे नंबर पर, उसका नाम हो जाएगा रुत्व विसर्ग संधि। जैसे उदाहरण के लिए आपने पढ़ा होगा, अभी सामान्य उदाहरण पढ़ रहे हैं हम, विशेष परिस्थितियों में आपको मैं नहीं बता रहा, केवल व्यावहारिकता की दृष्टि से ही हम पढ़ रहे हैं। तो देखो साहब आपने पढ़ा होगा कि एक आपका शब्द होता है आशे ही, और आशी के बाद में सर आपने पढ़ा है वादह। तो आशी ही प्लस वादह जब इसका रूप बनाते हो तो बताइए साहब क्या हो जाएगा, आशी विसर्ग के बाद में किसी वर्ण विशेष के रहने पर, अब आपने नियम भले ही ना पढ़े हो लेकिन आपको फिर भी समझ में आ जाएगा, आशी के बाद विसर्ग का रह होकर ये आगे चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और आपका शब्द क्या बनता है, आशीर्वाद। तो कभी कभी तो विसर्ग के स्थान पर आप स बनाएंगे, सत्व संधि कहलाएगी, जैसे नमस्ते। कभी कभी विसर्ग के स्थान पर रू बनाओगे, आपकी संधि कहलाएगी ऋतु संधि, जैसे आशीर्वाद। तीसरा जो आपका कार्यक्रम है, उदाहरण के लिए उसमें हम क्या करने वाले हैं, सर ये जो आप रू बनाते हैं, इस रू के रे को उत्व का कार्य भी किया जाता है। हम थोड़ा सीधा पढ़ रहे हैं कि साहब जो ये विसर्ग आप बना लेते हो, ये जो आपने विसर्ग बना ली है इस विसर्ग के स्थान पर, लेकिन हकीकत में जो रू का र होता है उसकी जगह काम होता है, वो आगे हम सीखेंगे, उसकी जगह सर ऊ बनाने का काम भी किया जाता है। जब आप इसका ऊ बनाने का काम करते हो, जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे आगे कि शिवः प्लस अर्च्यः, ऐसा हम पढ़ेंगे शिवः प्लस अर्च्य है, और आगे जाकर विसर्ग के स्थान पर ऊ का कार्य करते हैं, फिर अ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, और फाइनली आपका वो शिवो बन करके पूर्व संधि के साथ में आप इसको अर्चे ऐसा बना लेते हैं। जैसे एक बहुत ही जगत प्रसिद्ध उदाहरण है आपके लिए कि साहब मनः प्लस रथः, मन रथ भी आप बनाते हैं। जैसे आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा, वैसे हम मनस रखेंगे लेकिन अब समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो मनस प्लस रथ या मनः रथ में विसर्ग के बाद में वर्ण विशेष रहने पर विसर्ग का ऊ करते हो, मन में ऊ मिलने पर मनो हो जाता है, और इस प्रकार से आपके मनोरथ पूरे होते हैं, मनोरथ सिद्धि हो जाती है। जब आप विसर्ग या रू के स्थान पर उत्व का कार्य करोगे तो सर संधि का नाम भी क्या हो जाएगा, उत्व संधि, यानी यही आगे जाकर विसर्ग का एक भेद कौन सी हो जाती है, उत्व विसर्ग संधि के भेद के नाम से या इसके नाम से जानी जाती है। चौथा काम आप जो करने वाले हैं, कभी कभी आपको बुरा लगेगा सर ये तीन काम तो, तीन तो मुख्य भेद आपके है ही हैं, लेकिन कभी कभार हम विसर्ग के स्थान पर या ये जो ऋतु का रे आदि करते हैं उसको किसी न किसी विशेष परिस्थितियों में इसका लोप भी हो जाता है। यानी एक बार हम क्या करते हैं, विसर्ग का लोप ही कर देते हैं। जब विसर्ग का लोप करोगे तो सर संधि का नाम ही क्या हो जाएगा, विसर्ग लोप या रलोप आदि नामों से जानते हैं। यानी आगे जाकर हम विसर्ग जो आप बनाओगे उस विसर्ग का बताइए क्या हो जाएगा, लोप कार्य हो जाता है। और ये लोप कार्य जहां जहां आप करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए आपने पढ़ा होगा किताबों में लिखा होता है कई बार अतः है, और उसके बाद में बताइए क्या है, एव, लेकिन आपने इसके साथ में विसर्ग कभी भी नहीं देखी होगी, और आपने ज्यादातर ऐसे ही देखा होगा अतएव। तो चौथा कार्य हम विसर्ग का लोप करने का कार्य कर देते हैं। कभी कभी विसर्ग का लोप करने के साथ, यानी र या विसर्ग का लोप करने के साथ में, जैसे र का लोप होता है ये वास्तविक रूप से ना, कभी कभी हम क्या करते हैं, इस रू के र का या विसर्ग का लोप करने के साथ साथ आगे एक साथ में विशेष कार्य और करते हैं, यानी आगे जो भी स्वर रहता है उसको दीर्घ का काम भी करते हैं। तो लोप भी किया, दीर्घ भी किया। जैसे हम आगे चर्चा में पढ़ेंगे कि हरेर प्लस रम्य, अब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे हम हरेर प्लस रम्य पढ़ेंगे। तो विसर्ग के बाद में र हो या र के बाद में र वर्ण हमको मिलता है, तो विसर्ग के स्थान का इसका लोप कर देते हैं,
लोप करने के बाद में जो ई है उसको दीर्घ का कार्य करने के बाद ये आपका शब्द क्या बन जाता है, हरिरम्य ऐसा बन जाता है। यानी आपने यहाँ दो काम किए, एक तो आपने विसर्ग का लोप तो किया ही किया, साथ में विसर्ग लोप के साथ साथ में दीर्घ का काम भी किया। तो संधि का नाम हम पूरा यूं पढ़ देंगे, विसर्ग लोप दीर्घ संधि। आई बात समझ में? तो सर मोटे मोटे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि दिमाग में आपके सेट रहे कि यार विसर्ग संधि के प्रसंग में ये 5 मुख्य काम होने वाले हैं। कौन कौन से काम हम करने वाले हैं? हम विसर्ग के स्थान पर स बनाएंगे, जैसे नमस्ते में तो सत्व संधि कहेंगे। हम कभी कभी स या विसर्ग के स्थान पर र रू बनाएंगे, जैसे आशीर्वाद में तो हम संधि का नाम ऋतु विसर्ग कहेंगे। कभी कभी हम रू या विसर्ग को उ बनाने का काम करेंगे, जैसे शिवर्चे शिवर्चे मनोरथ हमें बनता है, संधि का नाम उत्तु संधि देंगे। इसी को हम स्वादि संधि भी कहते हैं। ये जो आपकी उत्तु संधि है ना, इसी का आगे जाकर नाम स्वादि संधि। हालांकि स्वादि संधि के प्रसंग में और भी संधि आती हैं। चलिए, इसी के साथ में कभी कभी विसर्ग का लोप करेंगे, जैसे अतः एवं में करते हैं तो विसर्ग लोप संधि, और कभी कभी विसर्ग लोप के साथ में आप इसको दीर्घ का काम भी करते हैं स्वरों को, इसलिए वहां साथ में विसर्ग लोप दीर्घ संधि का पूरा नाम इसका आप ऐसे पढ़ेंगे। तो ये 5 मुख्य काम आप विसर्ग संधि में करने वाले हो। इन 5 संधियों में मोटी मोटी बात बताऊं तो पहला जो विशेष काम आप करते हैं विसर्ग को स बनाने का, ये तो विसर्ग को स बनाने का काम करते हैं, यानी कि विसर्ग का प्योर नाम या प्योर कार्य तो केवल यही होता है। ये बाकी का ऋतु बनाना, उत्व बनाना, विसर्ग लोप करना, ये सब काम तो हकीकत में रामस आदि के सुवजस के सु के स को होता है। उस सु के स को ही तो आगे रू होता है, इसी सु के स को जो आगे रू करते हो इसी का आगे उ होता है, और इसी को आगे ये आदि करने के बाद लोप आदि कार्य करते हो। इसलिए बाकी के 4 पार्ट तो वास्तव में स्वादि संधि के भेद हैं। यानी मोटे मोटे रूप पर मैं यूं कहूं कि जिसको आप विसर्ग संधि के नाम से बोलते हैं, इस विसर्ग संधि के आगे जाकर के मुख्य आपके 2 भेद होते हैं। यानी विसर्ग संधि जो आप पढ़ते हो ना, और विसर्ग संधि के जो 5 आपने गुण भेद पढ़े हैं, यदि बात करूं तो विसर्ग संधि के मुख्य जो भेद है ना वो तो 2 ही हैं। ये सिर्फ सीखने के लिए कह रहा हूं मैं। मुख्य भेद 2 इसलिए है कि एक जो आपका भेद है वो तो आपका कहलाता है, नंबर 1 यहां से लेता हूं, नंबर 1 वो भेद तो आपका कहलाता है विसर्ग संधि, जो हकीकत में विसर्ग संधि है। क्योंकि सर आप वास्तव में यहाँ विसर्ग के स्थान पर संधि कार्य करते हैं, ये तो आपके विसर्ग संधि पहला भेद है। अभी मैंने आपको उदाहरण भी लिया था कि विसर्ग के स्थान पर संधि कार्य करते हो, वो आपका विसर्ग संधि का भेद होता है। और विसर्ग संधि में जो आपका भेद मुख्य आता है वो केवल एक ही भेद आता है, जिसको आप कहते हो सत्व विसर्ग संधि। क्योंकि विसर्ग के स्थान पर हकीकत में सत्व संधि का कार्य ही यानी स बनाने का कार्य ही किया जाता है, इसलिए इसका केवल एक ही भेद है जिसको आप सत्व विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। यानी विसर्ग के स्थान पर स बनाने का जो काम आप करते हैं वो केवल विसर्ग संधि का मेन पार्ट होता है। लेकिन सर इसके अलावा जो बाकी सारे के सारे भेद होते हैं आपके, वो सभी किसी और नाम से जाने जाते हैं। वो हकीकत में विसर्ग के स्थान पर काम नहीं होते हैं, बल्कि किसी भी शब्द के अंत में आने वाले सुवोजस के सु के जो स है, उस सु के स के स्थान पर काम होता है। यानी सु आदि प्रत्ययों के स्थान वाले स को काम होता है। इसलिए सु आदि को काम करने के कारण उस संधि को नाम हम स्वादि संधि के नाम से देते हैं। तो विसर्ग संधि में आगे जाकर भट्टोजी दीक्षित ने विसर्ग संधि से अलग जो संधि आपके लिए कही है, वो इसलिए इन्होंने कही थी कि साहब एक विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग के स्थान पर काम होता है वो केवल स बनाने का काम होता है, जिसमें आपने नमस्ते की तरह पढ़ा है ना आपने नमस्ते, तो केवल वही काम होता है। और बाकी जितने भी काम होते हैं वो सुअवजस के जो सु है उसको होता है। तो सु आदि को संधि कार्य करना स्वादि संधि कहलाता है। और सु आदि को संधि कार्य करते समय कौन कौन से काम आप करेंगे, तो देखो सर यहाँ जो काम करने वाले हो उसमें आप सबसे पहले एक काम करेंगे आप ऋत्व संधि का काम, यानी सु का जो स है उसी को आगे जाकर आप ऋत्व का काम करते हैं, तो ऋत्व संधि भी स्वादि का भेद है। इसी रू के र को आगे जाकर उ बनाने का काम आप करते हैं, इसलिए उत्व संधि का भेद भी स्वादि संधि का ही भेद है। इसी प्रकार से आगे जाकर के जो आप लोप करते हो, जिसको आप विसर्ग लोप कहते हो ना, वो हकीकत में जो विसर्ग लोप है आपका वो भी स्वादि संधि का ही भेद है। अब विसर्ग लोप के साथ में मैंने ऐसे एक और भेद कर दिया था कि विसर्ग लोप करने के अलावा जो विसर्ग लोप के साथ साथ में ये जो आप दीर्घ का काम करते हो ना, वो भी आपका इसी का भेद है। और ये सारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे के सारे काम जो सु होता है उस सु के स के स्थान पर होता है।
इसलिए सु आदि को संधि कार्य करना क्या है, स। तो कभी तो आप सु के स को र बनाओगे यानी रू बनाओगे, कभी सु के स को उ बनाओगे, कभी आप सु के स का यानी लोप कर दोगे, तो स लोप या विसर्ग लोप ही होता है वास्तव में, और यही आपका विसर्ग लोप के साथ दीर्घ संधि का कार्य होता है। तो रुत्व बनाना, उत्व बनाना और लोप आदि कार्य करना, इसका मोटा मोटा नाम क्या हो जाएगा, इसको आप लोप भी कह सकते हैं। तो लोप कार्य जो आप करते हैं वो सारे के सारे सु आदि के सु के स्थान पर ही होता है। इसलिए मोटे रूप में विसर्ग संधि को हम दो पार्टों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेन मुख्य विसर्ग संधि, जहां विसर्ग को संधि कार्य किया जाएगा किसी स्वर व्यंजन या पर में रहने पर, और बाकी हम स्वादि संधि के प्रसंगों के कार्य पढ़ेंगे, जिसमें उरुत्व, उत्व या लोप का कार्य हम पढ़ने वाले हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब विसर्ग संधि के प्रसंग में कुछ ऐसे सूत्र हैं जो तो आपको हर जगह ही काम आएंगे भाई साहब, यानी घूम फिर करके वो सूत्र बार बार आपकी आंखों के सामने आते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे। तो विसर्ग संधि के प्रसंग में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे सूत्र हैं जो बार बार किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आपके काम आते रहेंगे। तो एक बार हम सारांश रूप में उन सूत्रों की हम चर्चा कर लेते हैं। आओ साहब, याद रखना ये सूत्र हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं अवान्तर काम आते ही रहते हैं। यानी जो प्रमुख सूत्र है उसकी चर्चा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन की बात कर रहे हैं हम, प्रमुख सूत्रों की। सबसे पहले बात करते हैं, एक सूत्र आता है जिसका नाम है खरबसानयो विसर्जन। यह उससे पहले है आपका ससजो स्वरूप। तो विसर्ग संधि के प्रथम सूत्रों में हम पढ़ते हैं, पहला सूत्र है स सजुषोहु रूहु स, क्योंकि इनकी अनुवृत्तियां पाठ्यक्रम में है ना आपके। तो स सजुषो रूहु पढ़िएगा, अच्छा लगेगा हमको। सूत्र का नाम है स सजुषोहु रू। एक है सर आपका इसमें स, दूसरा है आपका इसमें सजुष, और आगे लिखा है साहब रू। ये षष्ठी का द्विवचन है, ये प्रथमा का एक वचन है। स्थानीय जो होता है वो षष्ठी में होता है, यानी षष्ठी वाले को कार्य होगा, प्रथमा वाला कार्य होता है। इसलिए सर इसका अर्थ करते समय हम अर्थ करेंगे कि जो पद के अंत में, यानी किसी भी शब्द रूप या धातु रूप के अंत में, यानी पदांत में क्या मिल जाता हो आपको, कोई स, या दूसरा ऑप्शन है सर, दूसरा आपका एक शब्द और होता है जिसका नाम होता है सजुष। इस सजुष का क्या हो, स हो। और ये सजुष का जो स है ना, वो दंत स नहीं है साहब, वो कौन सा स है आपके पास में, मूर्धन्य स। दोबारा देखिए, स सजुषो कि एक तो पदांत स हो दंत, या फिर सजुष का जो स है सर, इस सजुष के स को और पदांत स को बताइए क्या कर देते हो आप लोग, रू। हकीकत में ये प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय नियम से कि भगवान पाणिनि को रू में ऊकार की संज्ञा करनी है, इसलिए इसको रू पढ़ा जाता है। और रू में जो ऊ है उसकी संज्ञा होने के बाद फाइनली ये आपका जो अवशेष बचेगा वो बताइए सर क्या बचेगा, र बचेगा। कोई कहे आपसे साहब रू की में ऊ की संज्ञा किससे करोगे, तो इसके लिए छोटा सा मैं निर्देश कर देता हूं कि यहाँ रू में जो ऊ है उस ऊ की जो इत संज्ञा आप करते हैं उसके लिए आपके पास में एक सूत्र है, वो हमने संज्ञा प्रकरण में बहुत डिटेल से पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। सूत्र का नाम था उपदेशे अजनुनासिकः एता, उपदेशे अजनुनासिकः एता, यानी उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की अनुनासिकः इत, अनुनासिक जो अच होता है यानी स्वर होता है उसके इत संज्ञा का कार्य ये सूत्र आपका करता है। लो भाई साहब, इस सूत्र के द्वारा जो काम किया गया उसको आपने कैसे समझा साहब, इस काम को हमने ऐसे समझा कि इस सूत्र के द्वारा पहला जो विशेष काम किया जाता है वो ये है कि यदि दंत स है तो दंत स, और मूर्धन्य है तो फिर मूर्धन्य स, इन दोनों के ही स्थान पर आगे जाकर क्या हो जाता है, रू। और रू में बताइए सर बसता क्या है वास्तव में, र। तो ये पहला काम तो आपने ऐसे समझा कि किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी पद के अंत में, यानी शब्द रूप के अंत में जहां जहां राम से स रामस होगा, इसी प्रकार से साधुस से स करोगे साधुस होगा, तो जहां जहां पद के अंत में यानी प्रथमा विभक्ति के एक वचन में मिलेगा आपको ये, तो बालकस रामस देवस, जहां जहां पदांत स मिलेगा सु का स, उसको हम कौन सा कार्य करने वाले हैं, र का काम। और ये हमेशा होगा साहब। और जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण भी हम ले चलते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में सर्प शब्द है और सर्प शब्द के आगे जाकर के सु औजस लाओगे तो सर्प का थोपड़ा चेंज हो जाएगा सर, और ये आपका शब्द हो जाएगा सर्पस, सु में स बसता है। और मैंने कह दिया जी सरती, सरती का मतलब होता है सरकता है। बताइए सर ये पद है ना, क्योंकि सु शब्द और आपका ये सु औजस मिलकर दोनों पद हो जाते हैं, इसी का सर्पह बनता है। तो सर्पस क्या है, पद है, पद के अंत में स है,
और आगे सर बोला क्या हो, तो स सजु स्वरू के लिए आगे कोई निर्देश नहीं है, सामान्य ये कह दिया गया कि पदांत स को आपको तो रू करना है। लो भाई साहब मेरे पास सरपस था, सरपस के स को मैंने क्या बना लिया, रू, और रू की जगह क्या हो जाता है, र बसता है। तो आपका ये पद आगे जाकर इस प्रकार से कहा जाएगा, बोला जाएगा। तो सरपस सरती का रूप क्या कर लिया, सरपर सरती। इसी प्रकार से बालस होता तो बालर कर देते, देवस होता तो देवर कर लेते। पहला काम यहां समाप्त हो जाता है। दूसरा काम सुनिए, संधि के प्रसंग में दूसरा जो विशेष काम हमारी हेल्प करने वाला सूत्र है उसका नाम है सर खर अवसानयोः, खर अवसानयोः, खर अवसानयोर विसर्जनीयः, खर अवसानयोर विसर्जनीयः। विसर्जनीय का मतलब विसर्ग ही होता है, तो खर वसानयो विसर्जनीयः ये आपका दूसरे नंबर का सूत्र है। आओ साफ सूत्र का अर्थ करते हैं। सबसे पहले अर्थ करोगे तो एक पद है इसमें खर और दूसरा पद है सर यहाँ पर अवसान। दोनों में आपका सप्तम्यंत है, सप्तमी का द्विवचन है, यानी खर पर में रहने पर, और अवसान यानी वर्ण की समाप्ति हो जाने पर, यानी वर्ण ही ना रहे आगे तो विसर्जन यानी विसर्ग हो जाता है। सूत्र का थोड़ा सीधा अर्थ करूं तो आपने बताओ यहाँ क्या बना लिया सर, र। तो कहते हैं कि जो आपने स का र है, यानी र भी कोई सी और का नहीं होना चाहिए, ये केवल किसका होना चाहिए, तो जो आपके पास में पद के अंत में स आता है ना, और उस स को जो आप क्या बना लेते हो, र। तो कहते हैं कि इस र के बाद में या तो खर प्रत्याहार का कोई अक्षर पर में हो, या फिर सर कोई अवसान की स्थिति हो। अवसान को हमने बहुत बढ़िया से पढ़ा है कि जहां वर्णों की समाप्ति हो जाए, यानी इस र के बाद कुछ मिले ही नहीं आपको, या तो ऐसी स्थिति हो कि लास्ट में र ही हो, और इस र के बाद यदि कोई वर्ण हो तो फिर वो कौन सा हो, खर वर्ण हो। और मैंने सुना है कि खर वर्ण में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और साथ में तीनों स। ये हमने चर्तु संधि में भी इसकी चर्चा करी थी, यहाँ पर भी वापस वही चर्चा कर रहे हैं, तो दोबारा सुनिएगा। लिखा है सर कि जो स आपका पदांत है उसकी जगह जो र होता है, उस र के स्थान पर बोला एक विशेष काम होता है। बोला क्या होता है, कहते हैं इसकी जगह विसर्ग का काम हो जाता है। यानी जो स के र स्थान पर होने वाला रू का र है, उस रू के र को विसर्ग हो जाता है, या तो इसके बाद में कुछ भी ना रहे, अवसान की स्थिति हो, या फिर उसके बाद में कोई वर्ण हो तो कौन सा हो, खर प्रत्याहार का वर्ण हो। इस परिभाषा के आधार पर जहां जहां किसी पद के अंत में स का जो रू का र है उसको या तो कुछ भी ना रहे तो भी विसर्ग हो जाता है, और यदि इसके बाद में कोई अक्षर हो तो वो आपका या तो वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो, या फिर तीनों स में से कोई स हो। यहाँ पर जो मैंने आपके लिए अवसान लिखा है, इस अवसान को भी समझ लो। हालांकि हम बहुत समझ लिए हैं, और ये सारी चीजें मैं उस समय आपको इसलिए पढ़ाता था क्योंकि मुझे पता है कि ये सब काम आते हैं। तो अवसान किसको कहते हैं, सूत्र है अवसान संज्ञा करने वाला विरामोवसानम। जहां वर्णों का समाप्ति हो जाती है, जहां वर्णों की समाप्ति हो जाती है, आगे कोई वर्ण नहीं रहता, उसको अवसान कहते हैं। जैसे सर पर में सर ये क्या है, अंत में र, इसके बाद में कुछ भी नहीं है, तो ये अंतिम जो र है ना वो अवसान कहलाएगा। सरपस में अंतिम अक्षर कौन है, स। यदि ये इसके आगे नहीं लिखा होता तो ये अवसान कहलाएगा। सरती में लास्ट में कौन है, ई, इसके बाद में कोई वर्ण नहीं है सर, ये अवसान कहलाता है। इसी प्रकार से जहां वर्ण की समाप्ति होती है उस अंतिम अक्षर का नाम विराम है अवसानम। जहां विराम हो जाए कि बस ये लास्ट है, जैसे ये लास्ट, ये अवसान है, ये लास्ट अवसान है, विसर्ग अवसान है, तय अवसान है, उ अवसान है, ऐसे। क्या समझे। यहां दूसरा काम जो सूत्र से आपने किया है वो ये किया है कि जो सु का स होता है और सु के स का जो आपने रू किया, और उस रू की जो आपने लास्ट में क्या बचाया, र, इस र के स्थान पर फाइनली आप बताइए क्या कर देते हैं, विसर्ग कर देते हैं। यानी दूसरा काम आपने ये कर लिया कि जो अंत में लास्ट में आपको र दिख रहा था ना, इस र की जगह आपने विसर्ग बना लिया, या तो इस र के बाद कोई अक्षर ही ना हो, और यदि कोई अक्षर होवे भी तो फिर वो आपका खर प्रत्याहार का अक्षर ही होना चाहिए। बताओ सर यहाँ सर पर सरती में यदि सरती ना हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन र के बाद यदि मैं सरती रखता हूं तो भी काम चल जाएगा। ये रू का र है, ये स की जगह ही आया है, इसका ले लो, यही उदाहरण हो जाएगा। तो बताइए सर पर सरती में र के स्थान पर आप क्या कर दोगे, विसर्ग, और आपका आगे क्या है, सरती। तो फाइनली आपका ऐसा कार्यक्रम हो जाता है, सरपह सरती। इसी प्रकार से बालक, बालक से करोगे सु तो बालकस, बालकस का हो जाएगा बालकर, और बालकर का वापस क्या बन जाएगा, बालक है। राम शब्द के रूप चलाते हो ना, राम से सु रामस, रामस के स्थान पर सजु स्वरू से रामर, और रामर का ही क्या सुनते हो फिर आगे राम है,
क्योंकि खर बसाने विसर्जनीय है। जहां वर्ण की समाप्ति हो जाती है वहां उसाने में उसका रे का विसर्ग, लेकिन वो रे रू का हो, रू किसके स्थान पर होता है, स का, तो स का रू जो है उसका ही रे होता है, उसी का विसर्ग होता है। ये दोनों बात समझ में आ गई क्या? चलो साहब, अब प्लस से पहले विसर्ग है। देखना सर, तीसरा सूत्र यहां पर आता है आपसे बतियाने के लिए, यानी बात करने के लिए। नंबर 3 सूत्र कहता है विसर्जनीय साह। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में इसलिए इसको पढ़ रहे हैं हम। लिखा है विसर्जनीय, विसर्जनीय का मतलब विसर्ग का, बराबर क्या हो जाता है, वापस सूत्र कह दिया स। तो सूत्र पढ़िए क्या लिखा है, विसर्जनीय स। बहुत सीधा सीधा कहता है बेचारा कि देखो रे भैया, आपने जो विसर्ग बनाई है या जिसको आप विसर्ग पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो आपके पास में कौन है, विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर वापस क्या हो जाता है, स। तो सर आगे प्लस से पहले विसर्ग मिल जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर बताइए क्या हो जाता है, स हो जाता है। और स कौन सा वाला आदेश होता है, दंत वाला। अलग बात है कि आगे जाकर उसको हम स और चवर का युग होने पर स्तुत संधि भी कर लेते हैं तो तालव्य स में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभार मूर्धन्य श और टवर का युग होने पर स्तुत संधि भी मूर्धन्य श भी हो जाता है। तो विसर्जनीय से स कहता है कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाए, स। बोला क्या परमेय हो, कह दिया यार चिंता नहीं करें आप, वही खर प्रत्याहार का अक्षर परमेय होना चाहिए। अब बताइए सर, खर प्रत्याहार में तो वर्ग का पहला दूसरा अक्षर है और तीनों सही आते हैं ना। कितनी बार हम खर पढ़ेंगे देखना, इसलिए याद हो जाता है वैसे ही। तो यदि विसर्ग के बाद पहला दूसरा अक्षर और तीनों से में से कोई भी एक अक्षर आ जाए तो आगे विसर्ग के स्थान पर वापस स हो जाता है। क्या समझ में आई बात? बात ये समझ में आई कि यदि मान लीजिए विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण परमेय हो तो विसर्ग के स्थान पर यहां क्या बनाने वाले हो आप, स बनाने वाले हो। चलो जी भाई, ये भी बना लीजिए, ये स बना लेंगे साहब। उदाहरण के लिए जैसे आपके पास में पहले क्या था, सर्पः सरति, चेक करें, ये आगे क्या है, प्लस से पहले विसर्ग, विसर्ग के बाद में देखो स। तीनों स का पाठ किसमें होता है, खर में। बताइए स के पर में रहने पर वो विसर्ग जो है किसका विसर्ग है, वो सर्पः का। तो सर्पः का जो विसर्ग है, ये देखिए सर, सर्पः का जो विसर्ग है, यहीं से प्रक्रिया चल रही है आगे। सर्पः के विसर्ग के स्थान पर वापस क्या हो जाता है, स। और आगे आपके पास में क्या है, सरती। लो, जहां से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गया, देख लो बोले आप। सर्प सरती में इसको किया हमने सजु से र, फिर र करने के बाद खर बसाने से विसर्ग, और विसर्ग के बाद वापस खर वर्ण पढ़ में होने पर बन गया विसर्ग। तो साहब में ही खेले में ही बुझाने, राजस्थानी भाषा में कहावत है, जहां से चले थे वहीं खत्म कर दिया। तो सर जहां जहां पदांत में स मिलेगा उसको रू कर लेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कभी विसर्ग रह जाता है, केवल रू करने मात्र पर रुक जाओगे तो र सुनाई देगा, वो तो आपके रुत्व संधि है। कौन बोला ये, ससजो स्वरूप। र बनाने के बाद कुछ कंडीशंस में वर्ण प्राप्त होते हैं तो उसको आगे जाकर विसर्ग हो जाता है, वही आपके विसर्ग संधि है। और सुनो, कभी कभार विसर्ग के बाद में यदि हमें अपने वर्षानुसार यानी खर वर्ण मिल जाते हैं तो उसको स हो जाता है, यही आपकी सत्व संधि है। और कभी कभार कुछ अन्य काम भी होते हैं तो और संधि हो जाएंगी। चलो साहब, अब देखना, थोड़ी सावधानी रखना। ये जो आपने कहा कि विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला दूसरा और तीनों स परमेय होने पर विसर्ग के स्थान पर स होता है, ये सूत्र बोला आपको कौन, खर बसाने विसर्जनीय। कहा कि ठीक है, पहला दूसरा अक्षर हो तो हमें कोई समस्या नहीं है, बना लो आप विसर्ग का स, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन तीनों स होने पर थोड़ा अलग भी काम कर लो, कुछ हटके काम कर लो। कहा जी क्या काम करें, बोले काम कर लो, यदि तीनों स परमेय हो, विसर्ग के बाद में तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, यानी विसर्ग के बाद में स हो तो एक बार विसर्ग कहेगी कि मैं तो विसर्ग ही रहूंगी भाई, और कहते हैं कि ये काम विकल्प से करेंगे तो वो एक बार विसर्ग का विसर्ग रखना है, और जब विसर्ग का विसर्ग नहीं रखेंगे तब आपका खर बसा ये विसर्जनी से लगी जाएगा। बोला यार क्या बात है हरी, तूने जबरदस्त बात करी। बोला कौन करा ये बात, तो वाशरी बोला सर। ये आगे जाकर इसी प्रसंग में, इसी का पार्ट है एक तरह से, इसी के प्रसंग में एक विशेष नियम आ जाता है जिसका नाम क्या है, वाशरी। वाशरी में सर आप वाह देख रहे हैं, इसका मतलब होता है विकल्प से। विकल्प का मतलब क्या है तो वो भी सुन लो। कहते हैं कि ये जो आप विसर्ग के स्थान पर क्या बना रहे हो, स, तो इसको रोक करके एक नियम आता है, वो कहता है कि खर की जगह सिर्फ क्या पढ़े आप, सर पढ़े। अब आपका नियम हो गया कि विसर्ग के बाद में शर प्रत्याहार का अक्षर परमेय हो, तो सर प्रत्याहार के अक्षर के परमेय रहने पर बोला सर में कौन कौन आएगा, तो सर तीनों जो स हैं वो आपके शर में आ जाते हैं, ये लो। तो विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार का वर्ण परमेय मिलने पर विसर्ग का एक बार विकल्प से सर क्या रहता है, विसर्ग ही रहता है। और ये काम सर कैसे होता है, विकल्प से होता है।
कैसे होता है ये काम? विकल्प से होता है। मतलब विकल्प से एक बार तो विसर्ग का क्या रहेगा? विसर्ग रहेगा। और एक बार इसका मतलब हुआ कि जब विसर्ग से ये काम विसर्ग नहीं रखोगे तो पहला रूप तो क्या हुआ? एक बार तो विसर्ग का क्या रहेगा? विसर्ग रहेगा, है ना। और दूसरा, जब विकल्प से आप विसर्ग का विसर्ग नहीं रखोगे, वासरी सूत्र तो एक बार ही आएगा विकल्प से कि तीनों से पर में होने पर विसर्ग का विसर्ग रखो साहब। लेकिन सर दूसरा नियम ये कहता है कि जब विसर्ग का विसर्ग नहीं रखोगे तो दूसरा सूत्र तैयार बैठा है जो आपका विसर्ग के स्थान पर क्या काम कर देगा? स। लेकिन ये सूत्र नहीं करेगा स करने का काम तो किस सूत्र की जिम्मेदारी है? विसर्जनीयस्य सह। कौन करेगा ये काम? विसर्जनीयस्य सह। तो एक बार तो सर तीनों स पर में होने पर एक बार रहेगा विसर्ग का विसर्ग, और एक बार विसर्ग का विसर्ग नहीं रखोगे तो विसर्जनीय से क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। ये आपके चार काम हो गए। अब देखो यहां पर वापस रिपीट करता हूं मैं आपको पढ़ा रहा था कि बताइए विसर्ग, ये पहले जो आपकी प्रक्रिया चल रही थी कि विसर्ग के बाद में जो शर्ती लिखा है, तो विसर्ग के बाद तीनों से पर में होने पर आपने विसर्जनीय से तो बना लिया, लेकिन नियम तो ये कहता है ना कि एक बार विसर्ग के बाद, इसी को वापस रिपीट कर देता हूं कि विसर्ग के बाद यदि तीनों स में से कोई भी स हो तो सर उसका एक रूप क्या होना चाहिए? विसर्ग का विसर्ग ही रहना चाहिए। तो लो भाई साहब, विसर्ग का विसर्ग ऐसा भी रहना चाहिए। जब विसर्ग का विसर्ग नहीं रखोगे तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स। इसलिए एक रूप आपका इस प्रकार से भी रहना चाहिए। तो दो रूप बनते हैं। तो तीनों स पर में होने पर आपके पास में दो रूप बनेंगे। एक बार तो विसर्ग का विसर्ग वाला रूप है और एक बार विसर्ग के स्थान पर स वाला रूप। यानी फाइनली बात समझ में क्या आई कि भैया जी आगे कौन हो? विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में बताइए कौन से वर्ण हो? सर वर्ण हो। यही समझ में आया ना। तो एक बार विसर्ग का विसर्ग रहेगा। लो साहब, इसको ये सीधा लिख रहे हैं तो सीधा लिखते हैं यहाँ भी हम। तो एक बार विसर्ग का क्या रहेगा? विसर्ग, और एक बार हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर स। ये करेगा विसर्जनीय से स, और विसर्ग का विसर्ग रखने की जिम्मेदारी जिसको दी है उसका नाम वासरी। तो तीनों से पर में होने पर विसर्ग का विसर्ग, और एक बार तीनों से भी आपके बन जाते हैं। लास्ट बचा लेना। ये सारा काम यही पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे थे हम कि विसर्ग के बाद पहला दूसरा अक्षर हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, पर एक दो दिन में हम जब पचाते अपने आप समझ में आ जाएगा, एक दो क्लास में। जब पहला दूसरा और तीनों से पर में हो तो विसर्ग के स्थान पर स होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि तीनों से पर में होने पर एक बार विसर्ग का विसर्ग रहेगा और एक बार स आप कर लो। दूसरी बात इसमें यह भी है कि पहला दूसरा अक्षर कौन हुआ वर्गों का? क ख च छ ट ठ त थ प फ। सर इसमें भी क्या है कि क ख और प फ यानी क वर्ग और प वर्ग का अक्षर पर में हो। तो वहां एक पांचवा नियम आपको और समझना है, यानी सूत्र का अर्थ भी आपको याद करना है। और ये सूत्र क्या है आपका? कुपवो कपौचय, कुपवो कपौचय, कुपवो कपौचय। पढ़िए साहब, सूत्र क्या है? कुपवो कपौचय। इस प्रकार से एक सूत्र आपके लिए और लिखा है, यानी क वर्ग और प वर्ग के पर में रहने पर ये जो आप विसर्ग के स्थान पर स बनाने का काम करने जा रहे हैं, इस स को बनाते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आगे जो आपका ये क और प का मामला है, यहां थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे हम। देखिए साहब, सूत्र का अर्थ क्या है? कुपवो में आपके दो हैं, एक कूच है एक पूछ है, और इसी का सप्तमी के द्विवचन में क्या बना है? कुपवो, तो ये मिलेगा प्लस के बाद में। कैपौ आपका कैच है पैच करके प्रथमांत है, ये मिलेगा प्रथमांत, तो ये आदेश है। सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं कि विसर्ग के बाद एक तो कौन से वर्ग का अक्षर हो? क वर्ग का। तो क वर्गे प वर्गे च परे, यानी क वर्ग का अक्षर पर में हो और प वर्ग का अक्षर पर में हो। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि विसर्ग का स बनाते समय हम केवल वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर ही देते हैं। तो क वर्ग की बात करोगे तो भी केवल क और ख की बात करेंगे ना, क्योंकि विसर्ग का स तो केवल पहले और दूसरे अक्षर में प्राप्त होता है। तो सुनिएगा, विसर्ग के बाद में क ख के और प फ के रहने पर आप जो वास्तव में पहला दूसरा वर्ण पर में होता था तो क्या बनाते थे? विसर्जनीय से स। सारा काम जो भी पढ़ रहे हैं ना विसर्जनीय से हमें पढ़ रहे हैं कि विसर्ग के स्थान पर जो स होता है उसमें दो सावधानियां हैं। तीनों से पर में होने पर एक बार विसर्ग का विसर्ग और एक बार स कर लो। और यदि कैवर्ग पावर का अक्षर आ जाए, ये दोनों बहुत बदतमीज हैं। बदतमीज इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सीखना आसान हो जाएगा। ये दोनों बदतमीज आने पर विसर्ग का स नहीं बनने देंगे सर, ये एक बार तो कर देंगे विसर्ग का अर्ध विसर्ग, है ना। ये कहेगी जी मैं भी स बन जाऊं तो ठोक ठाक के करें, चुप रहे, बनाऊं क्या तुझे अभी अर्ध विसर्ग। तो सर याद रखना, इसको एक बार क्या हो जाएगा? अर्ध विसर्ग आदेश होता है, और साथ में च का मतलब एक बार विसर्ग का विसर्ग ही रहता है।
तो ये भी एक विशेष काम हो गया ना आपके लिए। कौन सा वाला? कि विसर्ग के बाद क वर्ग प वर्ग के बदतमीज अक्षर मिल जाएं, ये बदतमीज कहेंगे विसर्ग, चुपचाप आदि विसर्ग बन जा। और आदि विसर्ग नहीं बने ना तो विसर्ग की विसर्ग फालतू नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है, स तो हम तुझे बनने भी नहीं देंगे। क्या समझ में आई बात? यानी ये समझ में आया कि विसर्ग के स्थान पर ये दोनों बदतमीज अक्षर आ जाने पर इसको अर्ध विसर्ग बना दिया जाता है, और ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह आपने पढ़ा है, इस प्रकार से हो जाता है। ऐसा ही पढ़े है ना। और यदि अर्ध विसर्ग नहीं करोगे तो फिर विसर्ग का क्या रहेगा? विसर्ग। ये शॉर्टकट में काम जो आपसे कह रहा है, बताओ उस सूत्र का नाम क्या है? कुपुओ का पहुंचा है। उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास में कह प्लस करोति, कह प्लस खनति इत्यादि उदाहरण आगे हम पढ़ेंगे, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। बताइए सर, कह के आगे क्या है? विसर्ग। विसर्ग के बाद वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, वो मन तो कर रहा था यार मैं स बना लूं, ये बात कौन कह रहा था आपसे? विसर्जनीय से स। तुरंत याद आया वासरी और कुपो कपोचा का ध्यान रखना। वासरी तो कहता है तीनों से पर में हो तो विसर्ग का एक बार विसर्ग और स बना लो। यहाँ तो तीनों से तो है नहीं, लेकिन बदतमीज तो मिल गया ना, कुपुओ, यानी कवर्ग पवर्ग का अक्षर मिल जाए तो एक बार विसर्ग का करेंगे हम अर्ध विसर्ग। जब विसर्ग का अर्ध विसर्ग करोगे श्रीमान, ये लो साहब, ये एक बार हम करेंगे विसर्ग का अर्ध विसर्ग। तो पहला रूप जब बनाने जाओगे तो विसर्ग का अर्ध विसर्ग कर दो, और ये देखिए आगे करो तो लिख दो, ये तो आपका बन गया अर्ध विसर्ग। और इसी प्रकार से अन्य किसी विशेष प्रोग्राम में, जैसे उदाहरण के लिए कौन पढ़ता है, अच्छा दूसरा उदाहरण जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक बार विसर्ग का विसर्ग, यानी आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, कहा करोति। तो सर दो दो रूप बनेंगे इसके हिसाब से ना, ऐसे। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आप और लीजिए, मैंने कहा कौन पढ़ता है, तो ये बना दिया सर मैंने, कह पठती। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे तो विसर्ग के बाद में पहला दूसरा अक्षर कौन मिला? पहला प। प और फ में सेम स्थिति है। बोला साहब विसर्जनी से बना दें क्या? बोला नहीं नहीं नहीं, भूल गए क्या तुम? यदि विसर्ग के बाद में क ख और प फ पर में हो तो विसर्ग का एक बार तो क्या बनता है? अर्ध विसर्ग, और एक बार रहता है विसर्ग का विसर्ग। तो या तो कह पठती ऐसा पढ़ो, या फिर इसको कह पठती ऐसा ही पढ़ो। अब एक बात बताओ, जब क वर्ग का अक्षर पर में होगा तो स्थिति आपकी ऐसी हो जाएगी क और ख। बात समझ में आ रही है? और जब प वर्ग का अक्षर पर में होगा तो स्थिति हो जाएगी प और फ। यानी क से पहले विसर्ग का अर्ध विसर्ग, ख से पहले विसर्ग का अर्ध विसर्ग, प से पहले अर्ध विसर्ग और फ से पहले अर्ध विसर्ग। इसलिए याद रखना सर, जो ये अर्ध विसर्ग का प्रोग्राम है ना, ये अर्ध विसर्ग का प्रोग्राम, यानी विसर्ग के बाद क वर्ग आने पर इसको तो हम जिह्वामूलीय कह देंगे, क्योंकि विसर्ग का जैसे ही अर्ध विसर्ग बनेगा, क और ख से पहले आधा विसर्ग होने पर वो जिह्वामूलीय कहलाता है, और प और फ से पहले आधा विसर्ग होने पर फिर उसको हम उपदमानीय कह देते हैं। ये देख लो भले, क के बाद विसर्ग को अर्ध विसर्ग किया। अब देखो स्थिति में यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख लो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो याद रखना, ऐसी स्थिति हो जाने पर ये जो आपका अक्षर है ना, कैसे पहले आधा विसर्ग ले लेगा तो ये तो कहलाएगा जिह्वामूलीय, ये विसर्ग का विसर्ग रह गया। इसी प्रकार यहाँ देखो ये बन गया आपका उपदमानीय ऐसे। तो हकीकत में सूत्र तो ये कहता है कि विसर्ग के बाद में क वर्ग होने पर जिह्वामूलीय कर दो, यानी विसर्ग को आधा विसर्ग कर दो, और विसर्ग के बाद प वर्ग हो तो विसर्ग को उपदमानीय कर दो, यानी विसर्ग के स्थान पर आधा कर दो। हो गया। ये 5 सूत्र पहले मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इनसे संबंधित कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी आगे हेल्प करेंगी। विशेष रूप से आपने 3 ही काम किया है। एक आपने किया है स के स्थान पर रुत्व का काम, सजु स्वरू से। एक बार रिपीट करके थोड़ा समझ लेते हैं बात को। बात करते हैं साहब यहां तक कि विसर्ग संधि क्या है। तो या तो किसी स के स्थान पर विसर्ग बना देना भी विसर्ग संधि है, या फिर किसी विसर्ग के स्थान पर संधि कार्य करना भी विसर्ग है। याद रखना सर, इसमें दूसरी बात ये भी आती है कि कभी कभार हम किसी स वर्ण को देखेंगे और स वर्ण के स्थान पर या कुछ विशेष परिस्थितियों में स का विसर्ग बना देना भी विसर्ग संधि है। तो या तो स्वर के स्थान पर संधि कार्य करना या किसी स को विसर्ग बना देना, दोनों ही कंडीशन में हम विसर्ग संधि कहेंगे। हाँ, आप हमेशा याद रखना, विसर्ग से पहले स्वर मिलेगा, विसर्ग के बाद में कोई भी आपका वर्ण मिलेगा, वो स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। अरे पहले स्वर इसलिए मिलेगा क्योंकि विसर्ग स्वराश्रित होती है। विसर्ग संधि में 5 काम हम करते हैं। कभी कभी विसर्ग का स बनाएंगे तो सत्व संधि कह देंगे, कभी कभी विसर्ग का रु यानी र बनाएंगे तो रुत्व संधि कह देंगे, कभी कभी उ बनाएंगे तो उत्व संधि कह देंगे, कभी कभी लोप कर देंगे तो विसर्ग लोप संधि कह देंगे, कभी कभी लोप के साथ में काम करेंगे दीर्घ का तो विसर्ग लोप दीर्घ संधि कर देंगे। विसर्ग के मुख्य 2 ही भेद हैं, एक तो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत हम सत्व संधि को लेते हैं, या कभी कभार स के स्थान पर विसर्ग का कार्य भी कर देते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। तो जैसे दुष् प्लस स्वप्न में दुष्स्वप्ना पर पढ़ते हो,
और इसी प्रकार से दूसरा काम होता है स्वादि संधि का। ये विसर्ग को नहीं होता है, सुआदि के स्थान पर काम होते हैं, जैसे रुत्व काम, उत्व काम, विसर्ग लोप दीर्घ काम, ये सारे के सारे कार्य आप इसमें करते हैं। आगे देखो साहब, बोला यहाँ प्रमुख सूत्र काम करने वाले कौन कौन आते हैं। कहते हैं किसी भी शब्द के अंत में यदि स आपको मिल जाए और सजुष शब्द के अंत में जो मूर्धन्य स मिल जाए उसको तो रे करना ही करना है, रू करना है। रू में सर र बसता है, उपदेश अजनुनासिक इस सूत्र से इसकी संज्ञा हो जाती है, यानी स के स्थान पर और मूर्धन्य स का रू होता है, यानी रे होता है। ये बोला स सजुषो रू, जैसे सरपत सरती में सर पर सरती बन गया। इसी प्रकार दूसरा सूत्र कहता है खर अवसानी विसर्जनीय है। अरे भाई, जो स के स्थान पर रू का र है उसके स्थान पर हम क्या कर देते हैं, विसर्ग कर देते हैं, बशर्ते आगे या तो खर अक्षर हो, यानी वर्ग का पहला दूसरा या तीनों से, या फिर कोई अक्षर ही ना हो, यानी अवसान की स्थिति हो, तो अवसान कहते हैं सर विरामो अवसानम। तो यहाँ पर जो स का रू का र था उसको हमने विसर्ग बना लिया, जैसे र के स्थान पर विसर्ग हो गया तो सर्पः सरती बन गया। कहते हैं कि विसर्ग के बाद में वही खर प्रत्याहार का अक्षर पर में हो, पहला दूसरा और तीनों से, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, वापस स हो जाता है, विसर्जनीय से स। ये देखिए साहब, आगे विसर्ग था, इसके बाद में खर प्रत्याहार का अक्षर पर में मिला, मैंने विसर्ग को स बना करके क्या बना लिया, सर्पः सरती। कहा कि सावधानी, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। खर प्रत्याहार पर में रहने पर तो आपने विसर्ग को स बनाने की बात कर दी, लेकिन खर प्रत्याहार में जो तीनों स है ना पर में, उसके रहने पर एक बार विसर्ग को विसर्ग ही रखो। ये बात कौन बोला, वाशरी बोला। कहता है विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रखो। ठीक है भैया, विसर्ग रख देंगे, लेकिन विसर्ग का विसर्ग नहीं रखेंगे तो विकल्प के भाव में, कहा फिर तो विसर्जन से कर लो। इसलिए विसर्ग के बाद तीनों स पर में होने पर एक बार विसर्ग का विसर्ग रहेगा और एक बार विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स। कहा कुपुओ का पोच है। विसर्ग के बाद में या विसर्ग के स्थान पर सत्व संधि के प्रसंग में स्वासरी के अलावा दूसरा, यहां भी ध्यान देना कि पहला दूसरा अक्षर पर में होने पर हमेशा स नहीं बनेगा, बल्कि कवर्ग और पवर्ग के बदतमीज अक्षर होने पर ये एक बार विसर्ग को अर्ध विसर्ग कर देंगे। तो कह के आगे अर्ध विसर्ग से जिह्वामूल्य बना देंगे, प के रहने पर पदमानीय बना देंगे और एक बार विसर्ग का विसर्ग रख देंगे। ये कौन बोला, कुपोह का पोचा बोला। तो भाई साहब, जैसे कह करोती का एक बार अर्ध विसर्ग का करोती जिह्वामूल्य बन गया और एक बार ऐसा का ऐसा कह करोती। इसी प्रकार कह पढ़ती में एक बार विसर्ग का अर्ध विसर्ग किया तो पदमानीय बन गया और एक बार कह पढ़ती का ऐसा। तो ये विशेष काम है जिनको आप ध्यान में रखिएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई बुक और ई नोट्स के रूप में सटीक, प्रामाणिक, विश्लेषित और व्याख्यात्मक विषय वस्तु को पढ़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि इसे डाउनलोड कर डाला तो लाइफ झिंगा डाला।